सो नेक्स्ट स्टेशन जनाब डिस्कस करेंगे ईसीजी के बारे में, ठीक है। तो पहले ईसीजी की थ्योरी पढ़ेंगे, फिर एसेंशियल आगे हम पिक्चर भी देखेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकली। तो पहले चले गए अंडरस्टैंडिंग ईसीजी, दैट इज इकोकार्डियोग्राफ, ठीक है। एक्चुअली ईसीजी का मतलब यह है कि व्हेन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट वी ग्राफिकली रिप्रेजेंट ऑन द पेपर, दैट इज कॉल्ड ऑफ ईसीजी। ईसीजी हमेशा हमें हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के बारे में बताती है। और एक वाइवा क्वेश्चन याद रखें, व्हेनेवर द पेशेंट केम टू यू इन द चेस्ट पेन, तो विद इन फर्स्ट 6 आवर्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्वाइस ईसीजी। तो छाती के दर्द में जब भी मरीज आता है पहले 6 घंटे के अंदर अगर हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है तो वो क्या करनी है, ईसीजी करनी है। पहले तो आप लोगों ने याद रखना है कि ईसीजी के अंदर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो देखिए कंपोनेंट्स ऑफ ईसीजी, कंपोनेंट्स ऑफ ईसीजी। अब ईसीजी के जो कंपोनेंट्स है उसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर आती है पी वेव, दैट इज पी वेव, देन क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। और आफ्टर दिस देयर इज टी वेव। आखिर में जनाब जो कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड ऑफ टी वेव। सो पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड दैट इज टी वेव। इसके बाद इसमें कुछ आइसो इलेक्ट्रिक लाइन होती है लाइक पी आर सेगमेंट, पी आर सेगमेंट, इसको हम पी आर इंटरवल भी कहते हैं, पी आर सेगमेंट। और यहाँ पे लिखे एस टी सेगमेंट, आखिर में लिखे देयर इज एस टी सेगमेंट। तो दीज आर द 5 कंपोनेंट ऑफ ईसीजी। तो जब हम ईसीजी पढ़ते हैं हमें 5 कंपोनेंट्स आने चाहिए। ईसीजी वहाँ पे वो बहुत आसान देते हैं, इतना ज्यादा कम्प्लेक्स ईसीजी में आप ना पढ़े, क्योंकि ईसीजी अलग एक स्पेशलिटी है। लेकिन जो बेसिक एमबीबीएस के मुताबिक हमें कुछ ईसीजी आनी चाहिए वो हम समझेंगे, ठीक है। आपसे वहाँ पे पूछा जाएगा कि यार पी वेव इन द ईसीजी शोज देश, दैट इज एट्रियल सिस्टोल। ये हमें क्या बताता है, एट्रियल सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब कंट्रैक्शन फेज ऑफ द हार्ट। अगर हार्ट की कंट्रैक्शन होती है उस फेज को हम सिस्टोल कहते हैं। तो जब राइट और लेफ्ट एट्रिया दोनों वन टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट होती है उस वजह से ईसीजी के ऊपर हमें पी वेव नजर आती है। क्या नजर आती है, पी वेव। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में लिखे वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकल की जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो हमें क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स नजर आती है, ठीक है, दैट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल को हम वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन भी कहते हैं। सिस्टोल का मतलब डीपोलराइजेशन है, जिसको कहते हैं एक्साइटिंग फेज ऑफ द हार्ट, जिसको कंट्रैक्टिलिटी फेज ऑफ द हार्ट भी कहते हैं। और टी वेव के सामने लिखे वेंट्रिकुलर डायस्टोल, या इसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, दैट इज वेंट्रिकुलर डायस्टोल और वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। तो देखिए ये तीन बातें आप लोगों को पहली टेस्ट करनी चाहिए। जो पी आर सेगमेंट है दैट शोज एवी नोडल डिले, ये हमें क्या बताती है, एवी नोडल डिले। और ये सबको एनालिसिस स्टेप 1 की नॉलेज में पता होना चाहिए कि जो इंपल्स है वो एवी नोड के अंदर डिले होता है फॉर 0.1 सेकंड। कितने टाइम के लिए, 0 पॉइंट। तो जब इंपल्स ऐसे नोड से प्रोड्यूस होता है दैट इंपल्स गोस टू द एवी नोड, और एवी नोड के अंदर जो इंपल्स 0.1 सेकंड तक का टाइम लेता है इसको एवी नोडल डिले कहते हैं। और वो हमें क्या शो करता है, पी आर सेगमेंट। और आखिर में लिखे एस टी सेगमेंट में मतलब वेंट्रिकल्स आर डीपोलराइज्ड। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आप लोगों ने चीज समझनी है, वेंट्रिकल्स आर डीपोलराइज्ड। इसका मतलब ये है द मोस्ट इंपोर्टेंट इज ये जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल बता रही है कि यहाँ पे वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। वंस द वेंट्रिकल बिकम कॉन्ट्रैक्टेड एंड दे फिनिश देयर कॉन्ट्रैक्शन, तो कुछ टाइम के लिए वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहती है, उसको हम एसटी सेगमेंट कहते हैं। और इसी एसटी सेगमेंट को आप लोगों ने एग्जाम के अंदर फोकस करना है, इसमें चेंजेस आने की वजह से एमआई डायग्नोज होती है, एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई, नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई, वो हम यहाँ से डिस्कस करते हैं। तो पहले तो एक सिंपल ईसीजी स्ट्रिप को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले पी वेव है, पी वेव के बाद ये जो एस पी आर सेगमेंट है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, और आखिर में टी वेव है। ये एक सिंपल ईसीजी की स्ट्रिप है। यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए दैट इज पी वेव, दैट इज क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड लास्ट वन इज टी वेव। तो पहले तो आप लोग को ये नॉर्मल आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो वाइवा है वो नॉर्मल ईसीजी पे भी चलती है। तो ये पहले इसकी वेव्स आनी चाहिए और फिर इसकी जो ये लाइनिंग है ये भी पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे दो तीन चीजें इसको समझने के लिए जरूरी है। एक्चुअली दिस इज फॉर एग्जांपल एक सिंपल डायग्राम ड्रा करें इस तरह, ये 4 चैम्बर हार्ट है, दिस इज द 4 चैम्बर हार्ट, ठीक है। ऊपर 2 एट्रिया होते हैं, नीचे 2 वेंट्रिकल, दिस वन इज राइट एट्रियम, दिस वन इज लेफ्ट एट्रियम, दिस वन इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस वन इज लेफ्ट वेंट्रिकल। पंपिंग चैम्बर ऑफ द हार्ट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखिए एक्चुअली इस राइट एट्रियम की अपर पार्ट में इन द सुपीरियर पार्ट ऑफ राइट एट्रियम देयर इज साइनो एट्रियल नोड, जिसको हम एसए नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, एसए नोड। और यहाँ पे नीचे जाके जो नोड होता है इसका नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड ऑफ एवी नोड। एवी नोड इज आल्सो नोन एज एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, इसको कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर। अब जरा फोकस करें, एक्चुअली जो नेचुरल पेसमेकर है हार्ट के अंदर वो कौन सा है, एसए नोड है। एसए नोड देयर प्रोड्यूस देयर ओन इंपल्स विदाउट एनी स्टिमुलस। इस एसए नोड के अंदर सेल्स ऐसे पड़े हैं जिसको इंपल्स पैदा करने के लिए किसी स्टिमुलस की जरूरत नहीं होती, इनको ऑटोमेटिक सेल्स कहते हैं। ये ऑटोमेटिसिटी करता है। अब यहाँ पे याद रखना है जब एसए नोड इंपल्स प्रोड्यूस करता है तो वो इंपल्स किस नोड की तरफ आता है, एवी नोड की तरफ। लेकिन इसके जनाब इंपल्स आने के 3 रास्ते होते हैं, कितने रास्ते, 3। तो जिन रास्तों के जरिए हाँ जी इंपल्स कहां से कहां पे जा रहे हैं, एसए नोड से एवी नोड की तरफ जाता है, इनको हम इंटरनोडल पाथवेज कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरनोडल पाथवेज। प्लीज प्लीज एवरीवन फोकस इन दिस टॉपिक, ईसीजी पढ़ना सुपर इंपोर्टेंट एंड इजी बन जाती है। याद रखें एसए नोड प्रोड्यूस देयर ओन इंपल्स एंड दे सेंड दैट इंपल्स इनटू द एवी नोड बाय द हेल्प ऑफ व्हिच पाथवे, इंटरनोडल पाथवे। ये पाथवे दो नोड के दरमियान होती है, इसलिए इसका नाम इंटरनोडल पाथवे है। इनमें से एक एंटीरियर पाथवे है, एक पोस्टीरियर पाथवे है और एक मिडिल इंटरनोडल पाथवे होता है। जब इंपल्स एवी नोड में आता है तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इंपल्स रुक जाती है और उसको हम कहते हैं एवी नोडल डिले। अब इस एवी नोड के बाद जो नीचे इंपल्स आती है वो जिस टिश्यू में आती है उसको बंडल्स ऑफ हिस कहते हैं। नाम सुना क्या नहीं, बंडल्स ऑफ हिस। इस बंडल्स ऑफ हिस की एक राइट ब्रांच होती है और एक लेफ्ट ब्रांच होती है। और फिर इस बंडल्स ऑफ हिस के बाद इंपल्स किधर जाती है, परकंजिस फाइबर में जाती है। तो मतलब जितना फास्टेस्ट कंडक्शन टिश्यू है वो परकंजिस फाइबर है, वो क्या होते हैं, परकंजिस फाइबर। और इसके बाद जो हार्ट है उसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है, क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है। अब जब थोड़ा सा फोकस करेंगे फिर चीज समझ आ जाएगी। एक्चुअली जब इंपल्स ऐसे नोड में होता है तो ईसीजी पे हमें कुछ भी नजर नहीं आती, लेकिन जब इंपल्स ऐसे नोड से किसकी तरफ जाता है, एवी नोड, तो उसने दोनों एट्रिया से गुजरना है कि नहीं। तो जब इंपल्स नीचे आता है तो दैट इज द स्टिमुलस फॉर द एट्रियल सेल, और स्टिमुलस की वजह से एट्रिया सेल क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज नोन एज एट्रियल सिस्टोल। और वो हमें ईसीजी के ऊपर किस शक्ल में नजर आएगी, पी वेव की शक्ल में। तो दिस पी वेव इन द ईसीजी दैट शोज एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज एट्रियल सिस्टोल। हमें क्या बताती है, एट्रियल सिस्टोल। जब एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्शन की है तो अब इंपल्स किसके पास आई है, एवी नोड। तो एवी नोड के अंदर इंपल्स थोड़ी देर तक रुकेगी क्या नहीं, तो फिर ईसीजी में न चेंज अपवर्ड आएगी न डाउनवर्ड आएगी, बिल्कुल फ्लैट आएगी। इसको पी आर सेगमेंट कहते हैं, जिसको एवी नोडल डिले कहते हैं। क्या कहते हैं, एवी नोडल। इसके बाद इंपल्स वापस नीचे किसमें बंडल्स ऑफ हिस, फिर राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच और परकंजिस फाइबर। ये सारा तो वेंट्रिकल के अंदर हो रहा है। और जब वेंट्रिकल में इंपल्स आएगी तो पूरे वेंट्रिकल की एक जोर से कॉन्ट्रैक्शन होगी जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की शक्ल में हमें नजर आती है। और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन कर रही होती है तो दैट इज क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। मैं थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे 2 बातें बता रहा हूँ, अगर किसी ने सीख ली दैट विल बी मस्ट मस्ट इंपोर्टेंट। ऐसे देखिए वेंट्रिकल का ये वाला जो पार्ट है जो इस एवी नोड के साथ नजदीक है इसको हम कहते हैं सेप्टल पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल, क्योंकि ये इस एवी सेप्टम के साथ नजदीक है। फिर इसके बाद जो पार्ट स्टार्ट होता है इसको मस्कुलर पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल कहते हैं, और जहाँ पे वेंट्रिकल वापस खत्म होती है आखिर में इसको बेसल पार्ट कहते हैं। तो वैसे अगर आप पीजी के मुताबिक जो कंसेप्ट रखते हैं जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो हमें ये सिखाया जाता है कि
कि ventricle is further divided into three parts. How many parts? Three parts. First part is called septal part, the second part is called muscular part, and the third part is called basal part. ये तीन पार्ट होती है और इन तीनों पार्ट की अलग अलग कॉन्ट्रैक्शन होती है। जैसे देखिए वेंट्रिकल का अगर हम सिस्टोल करें, कॉन्ट्रैक्शन करें किस पार्ट की? सेप्टल पार्ट की, तो हमें ईसीजी में क्यू वेव की नजर शक्ल में नजर आती है। अगर हम वेंट्रिकल की किस पार्ट की कॉन्ट्रैक्शन करें? मस्कुलर, जो ज्यादा मसल से बना है तो उसका कॉन्ट्रैक्शन भी तेज होगा तो आर वेव की शक्ल में नजर आती है। और जो वेंट्रिकल की बेसल पार्ट की कॉन्ट्रैक्शन होती है वो एस की शक्ल में हमें नजर आती है। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इज द वेंट्रिकुलर सिस्टोल व्हिच कंसिस्ट ऑफ द सिस्टोल ऑफ बेसल पार्ट, मस्कुलर पार्ट एंड सेप्टल पार्ट। लेकिन वाइवा में एनएलई स्टेप 2 में आज तक किसी से इस तरह का सवाल नहीं पूछा गया है। जस्ट आपसे ये पूछा जाएगा कि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स शोज व्हिच इन द ईसीजी, दैट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल बता रहे हैं। इधर गौर से देखें, जहां से वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हो गया और फिर इस तरह चलता रहा, एक वक्त आएगा यहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या हो गया? फिनिश। फिर जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल फिनिश होगा, ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज फिनिश फॉर सम टाइम दिस वेंट्रिकल रिमेन इन दैट सिस्टोल। अब उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, पहले तो वो सिस्टोल कर रहा था तो हमें क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा था। वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म हो गया, फिनिश हो गया, कुछ देर के लिए वेंट्रिकल किस में रहेंगे? कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहेंगे। तो फिर उधर पे ना कंट्रैक्शन हो रही है ना रिलैक्सेशन हो रही है, क्योंकि वेंट्रिकल ने ऑलरेडी क्या चीज कंप्लीट की है? कॉन्ट्रैक्शन। और वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहते हैं कुछ देर के लिए तो हमें एसटी सेगमेंट बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? तो एसटी सेगमेंट शोज वेंट्रिकल्स आर ऑलरेडी डीपोलराइज्ड, ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड, कि वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन हो चुकी है और फिर इसके बाद वेंट्रिकल क्या करेंगी? रिलैक्स करेंगी, रिपोलराइजेशन करेगी, तो हमें टी वेव की शक्ल में नजर आती है। किस वेव की? टी वेव की शक्ल में। ये एटीएल क्या है? सिस्टोल है, ये वेंट्रिकल सिस्टोल है, ये वेंट्रिकल डायस्टोल है। तो एटीएल की डायस्टोल कहां पे चली गई? शाबाश, ईसीजी में। हाँ एक्सीलेंट, ये मैंने आप लोगों को एनालिसिस पेपर में सिखाया था। वेरी गुड, ठीक है ना? यही थ्योरी आप लोगों को आनी चाहिए कि जब एटीएल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो ठीक है, उसके बाद वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी। लेकिन जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसी टाइम पे एटीएल क्या होगी? रिलैक्स होगी। लेकिन वेंट्रिकल इतने ज्यादा पावरफुल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि क्यूआरएस एटीएल की जो डायस्टोल है उसको हाइड कर देती है। तो हम कहते हैं कि क्यूआरएस हाइड दी एटीएल डायस्टोल। तो हमें एटीएल सिस्टोल तो नजर आती है लेकिन ईसीजी में एटीएल की डायस्टोल नजर नहीं आती, क्योंकि दैट इज हाइड बाय द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। वो कौन हाइड करता है? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हाइड करता है। अब यहाँ पे आते हैं दो तीन पॉइंट्स की तरफ। आज हमारा थ्योरी पार्ट है, हम जब फिर ईसीजी पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह आप लोगों को एक चीज उसमें भी समझाऊंगा। लेकिन पहले तो नॉलेज होना चाहिए कि ईसीजी में हम क्या देखते हैं। अब देखिए जहाँ पे इंपोर्टेंट चीजें, पहले तो आप लोग यहाँ पे लिखे इंपोर्टेंट ईसीजी, सब नोट करें। ये ईसीजी हमने कवर करने हैं जो एग्जाम के अंदर आती है। सबसे पहले आप लोग अगर ईसीजी का सेशन पास करना चाहते हैं तो हमें नॉर्मल स्ट्रिप ईसीजी आनी चाहिए। कभी कभार वो नॉर्मल ईसीजी चलाते हैं और हम उसमें फिर डिजीज ढूंढते रहते हैं। नहीं, एवरी ईसीजी इज नॉट एबनॉर्मल, सम ईसीजी में भी नॉर्मल। तो हमें नॉर्मल ईसीजी स्ट्रिप पता होना चाहिए। नंबर 2 साइनस टेकिकार्डिया, साइनस टेकिकार्डिया का ईसीजी हमें पता होना चाहिए। दैट इज जस्ट इंक्रीज इन द हार्ट रेट मोर देन 100 पर मिनट, दैट इज टेकिकार्डिया। और अगर किसी का हार्ट रेट पर मिनट 60 से कम हो जाए तो उसको साइनस ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनस ब्रेडिकार्डिया। इसकी ईसीजी हमें पता होनी चाहिए। तो वन इज टेकिकार्डिया, अनदर इज ब्रेडिकार्डिया। नंबर 4 लिखे तो बस हार्ट ब्लॉक्स, क्या होने चाहिए? हार्ट ब्लॉक्स। हार्ट ब्लॉक्स को हम कार्डियक ब्लॉक्स भी कहते हैं। और आप लोगों को पता है इसके अंदर फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक एंड थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, ये तीन आप लोगों ने याद रखना है। लेकिन जो सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक है उसको फर्दर डिवाइड करते हैं कितने टाइप्स में? दो में, विनकी वेक या मोवेट टाइप 1 या मोवेट टाइप 2। ये हम डिस्कस करेंगे। इसकी सीजी को हम डिस्कस करेंगे ये किस में होती है। ऐसा इंफेक्शन बताए, बैक्टीरियल इंफेक्शन, जिसकी वजह से एक डिजीज होती है और उसमें थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक होती है, दैट इज कॉल्ड लाइम डिजीज एंड दैट इज कॉज्ड बाय बुरीलिया इंफेक्शन। बुरीलिया इज अ डिजीज, ये बुरीलिया इज अ बैक्टीरिया व्हिच इज स्पाइरोकीट व्हिच कैन कॉज लाइम डिजीज, और उसमें थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है जिसको कंप्लीट हार्ट ब्लॉक भी कहते हैं। तो हार्ट ब्लॉक क्या है, इसकी सीजीज क्या है, और अगर किसी को हार्ट ब्लॉक हो जाए तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट 5th नंबर पे लेके द मोस्ट इंपोर्टेंट ईसीजी दैट इज एसवीटी, सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। क्या नाम सुना है कि नहीं? सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के अंदर ड्रग ऑफ द चॉइस पूछा जाए दैट इज एडिनोसिन। क्या देंगे? एडिनोसिन। एक्सीलेंट, शॉर्ट एक्टिंग एंटी एरिथमिक ड्रग है एंड दैट इज बेस्ट यूज्ड फॉर एसवीटी, सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। और अगर एग्जाम में आ जाए कि अगर पेशेंट है वो आस्थमेटिक पेशेंट है और आप उसको एडिनोसिन दे रहे हैं तो आस्थमा के अंदर वो कौन सा ड्रग है जो एडिनोसिन की जो इफेक्ट है उसको काफी हद तक कम कर सकता है? वो थियोफाइलिन है। वो क्या है? थियोफाइलिन। तो थियोफाइलिन शुड नॉट बी यूज्ड अलोंग विद एडिनोसिन। क्लियर है? ये दो बात याद रखना है। फिर इसके बाद एक और ईसीजी पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड एट्रियल फ्लटर। याद है कि नहीं? एट्रियल फ्लटर, इसके अंदर स्टार्ट अपीयरेंस ऑफ ईसीजी होती है एट्रियल फ्लटर, और एक होती है एफिब, एट्रियल फिब्रिलेशन। कौन सी? एट्रियल फिब्रिलेशन। और मुझे तो इतना याद भी है आई थिंक कि आप लोगों को एट्रियल फ्लटर या एट्रियल फिब्रिलेशन का क्वेश्चन दिया था अभी एनालिसिस स्टेप 1 के अंदर। तो एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन इनकी ईसीजी समझना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है जहां पे इंपॉर्टेंट ईसीजी होती है वो स्टार्ट क्या करें। करने तो हमने सारे हैं लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्ट ब्लॉक है, ठीक है, एसवीटी है, एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन, करने पे सारे आप लोगों ने याद रखने बट स्टार्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद एक और ईसीजी हम पढ़ेंगे वीटी, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। कौन सी चीज? वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। हमने ये देखना है कि वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया की ईसीजी हमें कैसे नजर आएगी। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईसीजी जो मैंने अपने टाइम पे अपने पीएमडीसी एग्जाम में फेस की थी और उस टाइम भी नम्स एग्जाम दे रही थी वो हाइपरकेलेमिया की ईसीजी है। क्या है? हाइपरकेलेमिया। इसमें टाल टी वेव आती है, टी वेव इतनी लंबी हो जाती है कि वो नॉर्मल क्यूआरएस को भी क्रॉस करती है। इसका मतलब टाल 10 टी वेव दैट इज द हॉलमार्क ऑफ हाइपरकेलेमिया। पोटेशियम का लेवल अगर बॉडी में बढ़ जाए तो उसको हाइपरकेलेमिया कहते हैं। पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू 3.5 से लेकर 5.5 मिलीग्राम पर लीटर होती है। 3.5 से कम हो जाए तो हाइपोकेलेमिया है, 5.5 से ज्यादा हो जाए तो हाइपरकेलेमिया है। हाइपोकेलेमिया, हाइपरकेलेमिया बोथ कैन कॉज एरिथमिया। ये क्या करा सकती है? एरिथमिया। तो हम यहाँ पे ईसीजी में मैं ऐड करूंगा हाइपर वर्सेस हाइपोकेलेमिया, दोनों डिस्कस करेंगे क्योंकि दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद 10th नंबर पे लेके हाइपरकेल्सीमिया वर्सेस हाइपोकेल्सीमिया, इनकी ईसीजीज भी देखेंगे कि भाई जो हाइपरकेल्सीमिया और हाइपोकेल्सीमिया है इनकी ईसीजीज में हमें कौन कौन सी चेंज आएगी, इसमें क्यूटी इंटरवल बढ़ जाती है या क्यूटी इंटरवल शॉर्ट हो जाती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद द नेक्स्ट ईसीजी व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। हम क्या पढ़ेंगे? मायोकार्डियल इंफार्क्शन पढ़ेंगे, एमआई, क्योंकि एमआई की ईसीजी जो है ये बहुत कॉमन आती है। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए 11th नंबर पे दैट इज कॉल्ड मायोकार्डियल इंफार्क्शन। देखिए यहाँ पे पॉइंट याद रखिए, आपसे सर ये पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमआई एंड एंजाइना। एंजाइना का मतलब ये है कि अगर ब्लड सप्लाई टू द हार्ट कम हो जाए जिसकी वजह से इंसान को चेस्ट पेन हो जाए उसको एंजाइना कहते हैं। लेकिन अगर वो ब्लड सप्लाई इतनी कम हो जाए कि वहां पे लोकल सेल की डेथ हो जाए तो उसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं। मायोकार्डियल इंफार्क्शन के मरीज में कार्डियक मार्कर रेज हो जाते हैं। क्या रेज हो जाते हैं? कार्डियक मार्कर। लेकिन एंजाइना में कार्डियक मार्कर रेज नहीं होते। कार्डियक मार्कर से हमारा ट्रोपोनिन आई है, ट्रोपोनिन टी है, सी के एम भी है और मायोग्लोबिन है। याद है कि नहीं? व्हिच वन इज द स्पेसिफिक? ट्रोपोनिन आई। एंड व्हिच वन इज सेंसिटिव? ट्रोपोनिन टी। ट्रोपोनिन टी मोस्ट सेंसिटिव है और ट्रोपोनिन आई जो है वो मोस्ट स्पेसिफिक है। वो कौन सा कार्डियक मार्कर है जो सबसे आखिर में रेज होता है? वो एलडीएच है। क्या है? एलडीएच। और नॉन स्पेसिफिक मायोग्लोबिन है, ठीक है, और वो जल्दी जाता है। तो ट्रोपोनिन आई इज मोस्ट स्पेसिफिक, ट्रोपोनिन टी इज मोस्ट सेंसिटिव। इसमें याद रखिए, ठीक है। अब यहाँ पे इस पे थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ क्योंकि मायोकार्डियल इंफार्क्शन ईसीजी मेरे ख्याल में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और एमआई के अंदर याद रखें, यहाँ पे तीन बातें याद रखें आप लोगों को एग्जाम के अंदर, वो तो याद बता सकते हैं एंटीरियर वाले एमआई। क्या चीज? एंटीरियर वाले एमआई। फिर एमआई के अंदर हमने ये देखना
देखना है ये जनाब एंटीरियर वॉल एमआई है कि नहीं है, नाम सुना है कि नहीं। फिर नेक्स्ट है इंफीरियर वॉल एमआई, कौन सी इंफीरियर वॉल एमआई, ये भी हमने डिस्कस करनी है। और एक होती है लेटरल वॉल एमआई, क्या होती है लेटरल वॉल एमआई। इन तीनों एमआई की हमने ईसीजी डिस्कस करनी है विद डिटेल, और इनकी हमने अलग अलग ट्रीटमेंट भी पढ़नी है। एंटीरियर वॉल एमआई की ट्रीटमेंट क्या है, इंफीरियर एंड लेटरल वॉल एमआई की ट्रीटमेंट क्या है। लेकिन इनमें से अगर एग्जाम में पूछे कौन सी वॉल एमआई सबसे कॉमन है, वो एंटीरियर वॉल एमआई है। क्या है एंटीरियर वॉल एमआई। इसमें एग्जाम के अंदर आता है बस आरटी इन्वॉल्व। अब ये सारे के सारे वाइवा क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में आ जाए एंटीरियर वॉल एमआई के अंदर मोस्ट कॉमनली आर्टरी जो अक्लूड होती है वो लाडा है, LADA, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। उसका नाम क्या है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, नाम सुना है कि नहीं। 80 to 90% चांसेस अगर लाडा लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी ब्लॉक हो जाए द पेशेंट विल डेवलप एंटीरियर वॉल एमआई। इसमें क्या होगा एंटीरियर वॉल, एंड दैट इज द ब्रांच ऑफ LCA, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ये भी नीचे लिखे, ये जो लाडा है इसका फुल फॉर्म है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, एंड दिस आर्टरी इटसेल्फ इज द ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ये कहां से आती है लेफ्ट कोरोनरी। अगर किसी को कौन सी वॉल एमआई हो जाए, बस इंफीरियर वॉल एमआई हो जाए, तो इसके अंदर जो आर्टरी इन्वॉल्व होती है दैट इज राइट कोरोनरी आर्टरी। कौन सी आर्टरी राइट कोरोनरी, यहां पे मैं लिखता हूं दैट इज RCA, RCA स्टैंड फॉर राइट कोरोनरी आर्टरी। अगर ये ब्लॉक हो जाए तो फिर द पेशेंट मे डेवलप दिस इंफीरियर वॉल एमआई। लेकिन राइट कोरोनरी आर्टरी की स्पेसिफिक ब्रांच अगर वो पूछे कि उसमें ज्यादा क्लॉट बन सकती है तो उसका नाम राइट मार्जिनल आर्टरी है। क्या है राइट मार्जिनल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी व्हिच मेनली ब्लॉक इन द इंफीरियर वॉल एमआई। लेकिन अगर हम इस तरफ जाए किस एमआई की बात करें लेटरल वॉल एमआई, तो उसमें जो आर्टरी इन्वॉल्व होती है दैट इज LCX, दैट इज लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। कौन सी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, एंड दैट इज द ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। सो LCX से बाद है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, और ये भी किसकी ब्रांच है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच है। तो अगर ये आर्टरी ब्लॉक हो जाए LCX लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, देन द मोस्ट लाइकली एमआई दैट विल बी लेटरल वॉल एमआई। ठीक है जी, तो ये पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं। तो हर एक आर्टरी आप लोग को आनी चाहिए एग्जाम के अंदर। फिर यहाँ पे लिखे लीड्स, हमने तो ईसीजी में लीड्स लगाने हैं तो हमें लीड्स का पता होना चाहिए। ईसीजी लीड जो है हमने कौन कौन सी में चेंजेस देखनी है एग्जाम के अंदर, याद रखें देयर आर 6 चेस्ट लीड्स। हाउ मेनी 6 चेस्ट लीड होते हैं, मतलब आजकल जो ईसीजी आई है उसकी लीड पे लिखा होता है V1 V2 V3, तो V1 से लेकर V6 तक हम चेस्ट पे लगाते हैं, और कुछ इलेक्ट्रोड होती है जो हम लिम्स पे लगाते हैं। अब अगर वो से देखें एक्चुअली अगर हमें चेंजेस देखने को मिले V1 V2 V3 एंड V4, ये कितने लीड मैंने बता दिए। इन चार में से किसी भी दो के अंदर अगर एसटी सेगमेंट एलिवेशन आ जाए, थिंक अबाउट एंटीरियर वॉल एमआई। इसका मतलब आउट ऑफ दीस फोर एनी टू, किसी भी दो के अंदर एसटी सेगमेंट एलिवेशन आ जाए, थिंक अबाउट दैट इज एंटीरियर वॉल एमआई, एंटीरियर वॉल एमआई है। लेकिन अगर हम यहां पे जाए इनकी जो लीड्स है इसमें भी प्लीज आप लोग याद रखें 2 3 देखें 2 3 एंड AVF, कौन सा AVF, इसमें F आता है F फॉर F दैट इज इंफीरियर वॉल एमआई। तो मतलब इन तीन में से अगर किसी दो में भी एसटी सेगमेंट एलिवेशन आ जाए तो उसको हम इंफीरियर वॉल एमआई कहते हैं। क्या कहते हैं इंफीरियर वॉल एमआई। और आखिर में शाबाश कौन सी एमआई की बात करेंगे लेटरल, तो V5 V6 एंड AVL, इस तीनों में से अगर किसी दो में आ जाए देन थिंक अबाउट लेटरल वॉल एमआई। इसमें AVL है L फॉर लेटरल वॉल एमआई, ठीक है ये AVL है, इसमें लेटरल एमआई। देखिए बहुत रेयर कंडीशन में एनालिसिस स्टेप 2 के अंदर एक ईसीजी आती है। मैं जब गया था ना यहाँ पर क्लिनिक में था, मैंने आप लोगों को बता दिया, उसमें पहले से मरीज ने जनाब उसको एक्सीडेंट हुआ था, उसने कहा ये केस पड़े और उसके लिए ईसीजी देखे, केस भी दिया होता है ईसीजी भी दिया होता है। अब मुझे जो केस आया था कि एक बंदा है वो एक्सीडेंट में लगा है और उसकी रेब्डोमायोलाइसिस हुई है। क्या हुई है रेब्डोमायोलाइसिस। और हमने ये कहा है बेसिक साइंसेस के अंदर कि सेल्स आर पोटेशियम बेस्ड, द इंट्रास्यूलर के टाइम वो क्या होता है पोटेशियम। जब आपकी स्केलेटल मसल सेल की लाइसिस होती है तो वहां से क्या निकलती है पोटेशियम, एंड दैट पोटेशियम विल रेज इन द ब्लड दैट विल लीड टू हाइपरकैलेमिया। तो अगर किसी को एक्सीडेंट हुई है और एक्सीडेंट के बाद रेब्डोमायोलाइसिस के ऊपर टाल टी वेव आ जाए तो जाहिर बात है थिंक अबाउट हाइपरकैलेमिया। इसमें ऐसा ड्रग कौन सा देते हैं जिससे हार्ट की सेल को स्टेबलाइज करके एरिथमिया से प्रिवेंट करे, कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। कहते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट। इसकी मैंने आप लोगों को ट्रीटमेंट भी समझानी है, जब हम ईसीजी पढ़ेंगे साथ साथ इसकी ट्रीटमेंट भी बताता रहूंगा ताकि आप लोगों को हर एक चीज का पता हो। ठीक है नंबर 2, हाँ जी सवाल क्या है बिल्कुल देखेंगे ईसीजी के ये जितनी ईसीजी है एक एक को हम स्क्रीन पे देखेंगे। अब जिसका ये साइनस ब्रेडिकार्डिया है इसके 3 4 किस्म 3 4 पिक्चर ईसीजी में देखेंगे। तो स्क्रीन के अंदर मैं इंशाल्लाह कल तकरीबन 40 से 45 ईसीजी लाऊंगा और एक एक के ऊपर आप लोग कमेंट करेंगे। पहले सेक्शन में 20 25 मैं सिखाऊंगा, फिर उसी क्लास में 20 25 आप लोग बताएंगे कि कौन सा है, जहां पे गलती करेंगे वो ठीक करवाते रहेंगे। ठीक है ये तो जस्ट आज समझा रहा हूं कि कल को जब हम ईसीजी देखेंगे तो पता होना चाहिए कि हम क्या देख रहे हैं। ठीक है जी, यहां पे इनमें से अगर एसटी सेगमेंट एलिवेशन आ जाए, अब अगर एक बंदा है उसकी एसटी सेगमेंट एलिवेशन V2 में भी है और V4 में भी है, लेकिन साथ में V5 और AVL में भी है, चार लीड में एसटी सेगमेंट एलिवेशन आई है, इसका मतलब इन दो में से आना कौन सा वाली एमआई है एंटीरियर है, और इन दो के अंदर आना ये कौन सा है, तो आपने वहां पे लिखना है एंटीरियो लेटरल वाली एमआई। ये क्या होगा एंटीरियो लेटरल। अगर दो से ज्यादा मिलते हैं तो हम उसको मिलाते हैं एंटीरियो लेटरल वाली एमआई को कहते हैं। तो मल्टीपल आर्टरी कैन बी ब्लॉक, ठीक है मतलब वो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी राइट दोनों ब्लॉक हो सकती है। एमआई के बारे में सिर्फ इतना याद रखें इमरजेंसी के अंदर जो ट्रीटमेंट है उसमें आप लोग याद रखें मोना MONA, जस्ट रिमेंबर दिस वन सेंटेंस। मोना के अंदर फर्स्ट एम फॉर मॉर्फिन देते हैं, कहते हैं मॉर्फिन क्योंकि एनाल्जेसिक है तो मॉर्फिन देते हैं। फर्स्ट पेन किलर पर्पस एम स्टैंड फॉर मॉर्फिन, हम मॉर्फिन देंगे। ओ स्टैंड फॉर ऑक्सीजन सप्लीमेंट, क्या करेंगे ऑक्सीजन, द पेशेंट इज इन स्टेट ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो हम ऑक्सीजन सप्लीमेंट करेंगे, बाय से हम ऑक्सीजन देंगे। एन स्टैंड फॉर नाइट्रेट, क्या देंगे नाइट्रेट, और नाइट्रेट चाहे हम एमआई में दे दे चाहे हम एंजाइना के अंदर दे दे दैट शुड बी सबलिंगुअल, क्या होना चाहिए सबलिंगुअल। अंडर द टंग आते हैं ग्लिसरॉल नाइट्रेट एनजीसेट के नाम से जो टैबलेट आती है वो हम सबलिंगुअल देते हैं। और ए फॉर एस्पिरिन देते हैं, क्या देते हैं एस्पिरिन। जो एस्पिरिन है इट इज द ब्लड थिनर, ये क्या होता है ब्लड थिनर होता है, और जितना ब्लड हम थिन करेंगे उतना ब्लड की जो फ्लो है हार्ट की तरफ वो बढ़ जाती है। तो मतलब मोना के अंदर हमने एमआई की जनाब इमरजेंसी ट्रीटमेंट देखनी होती है। फिर यहाँ पे एमआई की जो थेरेपी है हमने डिस्कस करनी है, तो ये 1 से लेकर ये जो 11 तक है, और में से मोस्ट लाइकली ये जो हाइपरकैलेमिया और हाइपोकैलेमिया, एसवीटी, एट्रियल फाइब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर, हार्ट ब्लॉक के अंदर 3 टाइप्स हम पढ़ेंगे, फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री, और साथ में द ईसीजी चेंजेस इन मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ये अगर आप लोग को समझ में आ गई और आप उसको स्क्रीन से पढ़ सकेंगे तो इंशाल्लाह ईसीजी वाला स्टेशन भी आप लोग का आसानी से पास हो जाएगा। देखिए जब आप लोग पहले दिन आए थे तो आप लोग के माइंड में था कि कैसे करेंगे, जब अब थोड़ा सा आगे जा रहे तो आप लोग के पास होप पैदा हो रहा है क्या ये चीजें हम कर सकेंगे। विद द टाइम इंसान पॉलिश होता है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आता है, अगर हम एमआई की मरीज में अगर आपसे वाइवा में पूछे यार एमआई के लिए एसटी सेगमेंट एलिवेशन जरूरी है कि नहीं है, हर एमआई के अंदर एसटी सेगमेंट एलिवेशन नहीं होती क्योंकि एस फेमी भी हो सकती है नॉन एस फेमी भी हो सकती है। तो हाउ यू विल नो दैट इज एमआई आर नॉट, कार्डियक मार्कर टेस्ट इज द बेस्ट। हम क्या करते हैं कार्डियक मार्कर, अगर कार्डियक मार्कर रेज है तो फिर एमआई है, अगर कार्डियक मार्कर रेज नहीं है तो फिर एमआई नहीं है। याद रखें एसटी सेगमेंट जिस बंदे में एलिवेट होता है उसका मायोकार्डियम का एक पूरा हिस्सा इन्वॉल्व होता है, इसको ट्रांसम्यूरल इन्वॉल्वमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं ट्रांसम्यूरल। अगर एंडोकार्डियम के साथ थोड़ी सी जगह इन्वॉल्व हो जाए मे भी उसमें एसटी सेगमेंट एलिवेट ना हो जाए उसको सब एंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं सब एंडोकार्डियल। ठीक है हाँ सवाल क्या है आपका। ओके जो लीड 1 है ये वाला इसकी V1 की बात करें,
लीड वन हम एमआई में कंसीडर नहीं करते, ठीक है, उसका सिग्निफिकेंस नहीं है। और हम इस तरह फॉर एग्जांपल जो लिम लीड है एमआई को डायग्नोस करने के लिए आपको जस्ट 4 + 3 + 3 = 10 लीड आने चाहिए। वैसे ईसीजी 12 लीड की होती है, क्या होती है, 12 लीड की होती है, लेकिन एमआई को डायग्नोस करने के लिए 10 लीड मोर देन एनफ, ठीक है। तो इसी को आप लोगों ने फोकस करना है। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कल के लेक्चर में ईसीजी के डिफरेंट जो है ना वो पिक्चर लेके आऊंगा और आप लोगों ने इसके ऊपर कमेंट करना है, ठीक है जी। इसमें और किसी का अगर कोई सवाल है तो वो बिल्कुल पूछ सकता है, लेकिन ईसीजी में जो पॉसिबल एमसीक्यूज है वो आप लोगों को मैंने बताया है। कल जो ईसीजी हम देखेंगे यार ये हाइपर कैलेमिया है तो क्विकली आपने 3-4 उसकी ट्रीटमेंट लिखनी है, ये हाइपोकैलेमिया है उसकी ट्रीटमेंट लिखनी है, हाइपर कैलेसीमिया है उसकी ट्रीटमेंट, 2 कॉजेस, 2 फैक्टर्स, फीचर्स और बस 2 ट्रीटमेंट, इस तरह, क्योंकि 3-4 मिनट का गेम होता है। जस्ट आप लोग ईसीजी रीड करनी आनी चाहिए। जब हम ईसीजी रीड करते हैं तो पहले ये देखते हैं कि आया सारे वेव शार्ट प्रेजेंट है कि नहीं, पी वेव है कि नहीं है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है और टी वेव है कि नहीं है। फिर ये भी देखते हैं कि आया उन सब की जो आपस में रिलेशन है वो ठीक है कि नहीं, पी के बाद क्यूआरएस आ रही है कि नहीं। अगर पी के बाद नेक्स्ट पी है और फिर पी है, फिर पी है, फिर क्यूआरएस है, इसका मतलब कि एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है। इट में भी 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक, क्योंकि 3rd डिग्री ब्लॉक के अंदर जो एवी नोड है ये बिल्कुल इंपल्स नीचे जाने नहीं देता। देन एट्रिया एंड वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट इंडिपेंडेंटली, इसका अपना वेव आएगा, इसका अपना वेव आएगा। और दूसरी बात, जब वेंट्रिकल के मसल वीक हो जाते हैं तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन पावर भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वेंट्रिकल विल टेक लेस टाइम टू कॉन्ट्रैक्ट या मोर टाइम, तो फिर ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इस तरह नजर आता है, इसको वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में भी अ साइन ऑफ कार्डियोमायोपैथी, ये किसके अंदर होती है, कार्डियोमायोपैथी के अंदर। उसकी जो ईसीजी है हाइपर कैल्सीमिया के अंदर का वाइड क्यूआरएस होता है, लेकिन उसमें एसटी सेगमेंट को भी देखना होता है। लेकिन एवरी हाइपर कैल्सीमिया पेशेंट नॉट डेवलप, सॉरी, हाइपर कैल्सीमिया पेशेंट डेवलप वाइड क्यूआरएस प्लस एसटी सेगमेंट चेंजेस, लेकिन बात कंडीशन ऐसी है जिसमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड होती है लेकिन एसटी सेगमेंट कैसा नहीं होता, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो आज आप लोग याद कर लें, कल इंशाल्लाह हमारा जो टॉपिक है वो ईसीजी की प्रैक्टिकल करनी है और साथ में कल इंशाल्लाह तकरीबन 30 से 35 इंस्ट्रूमेंट करने हैं। इंस्ट्रूमेंट प्रैक्टिकल लाएंगे, इंस्ट्रूमेंट के तरीके समझने हैं, फिर परसों इंशाल्लाह काउंसलिंग और ब्रेकिंग द बैड न्यूज़ करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। देखिए कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, कुछ प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे, इस हिसाब से आप लोग का मैक्स भी चलेगा और इंशाल्लाह आप लोग सीख भी जाएंगे, ठीक है। ओके ओके, गुड क्वेश्चन ही है कि नॉन एसटी एलिवेशन एमआई और एंजाइना सेम है कि नहीं, नॉट सेम। मतलब क्लिनिकली पेशेंट तो सेम कंडीशन में हैवीनेस ऑफ द चेस्ट पेन के साथ आएगा जो रेडिएट करेगा, लेकिन जब बात एमआई की आ जाए उसमें एसटी सेगमेंट एलिवेट हो या ना हो उसमें कार्डियक मार्कर रेज होते हैं, लेकिन एंजाइना के मरीज में कार्डियक मार्कर रेज नहीं होते। मायोकार्डियल इंफार्क्शन है एंड व्हेन द सीरियस डाई इट विल रिलीज द कार्डियक मार्कर्स, ठीक है जी, दैट इज नॉट सेम। दोनों करवाने चाहिए, ठीक है। एंजाइना और एमआई मरीज प्रेजेंटेशन सेम होती है, चेस्ट पेन की पैटर्न सेम होती है, अगर डिफरेंस है तो ईसीजी चेंजेस भी कभी कभार सेम आती है। कार्डियक मार्कर इज द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट टू डिफरेंशिएट एंजाइना फ्रॉम मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ठीक है जी। ओके जी, लव दिस। ये करना है, ठीक है ना। आप लोगों ने हिस्ट्री प्रिपेयर की है कि नहीं?